नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह हमारा करंट अफेयर सीरीज है जिसमें हम लोग देखेंगे 2020 और 2021 के जितने भी प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जनवरी से जून तक जितने भी आपके आए हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही, साथ ही 2020 के भी जो प्रमुख सूचकांक है वह भी मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां पर ये रिपोर्ट और सूचकांक दिए जाएंगे, लेकिन एक ही किताब से आपका टोटल छाप करके और दे दिया जाता है। लेकिन मैंने 3-4 जो सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं, स्पीडी है, आपका एडुटेरिया है, अरिहंत है और प्रतियोगिता दर्पण है, इन सब को मिला करके यह अपना खुद का नोट्स तैयार किया है, जिससे आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। केवल इसी वीडियो को देख करके आपका सारा सूचकांक से जो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो निश्चित रूप से बन जाएगा। और यह एक वीडियो की सीरीज होगी जिसमें जनवरी से जून तक का हम लोग देखेंगे। जितना भी सम्मेलन आयोजित हुआ वह भी देखेंगे अलग सेगमेंट में। उसके बाद जितने भी खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने भी रिपोर्ट हैं या फिर पुरस्कार जो होते हैं, इसके अलावा आपका जो प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं, जो आपके प्रसिद्ध लोग रहे हैं या कुछ स्थल जो कि चर्चा में रहे हैं, उन सब का अलग अलग सेगमेंट बना करके हम लोग देखेंगे। विभिन्न जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, सब का अलग अलग सेगमेंट होगा। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो दिसंबर तक बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब में करंट अफेयर्स का अहम रोल रहने वाला है। 25 से 30% क्वेश्चन उसमें निश्चित रूप से करंट अफेयर से रहने वाले हैं। और ये सीरीज जो होती है, ये सीरीज सबसे बेहतरीन सीरीज होती है। इससे आपका क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट जनवरी से लेकर जून 2021 तक के। ठीक है, देखते हैं। पहला जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इसको हिंदी में कहेंगे सतत विकास लक्ष्य भारत, एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21। अब एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत विकास, यानी हमारा डेवलपमेंट हम आज इस प्रकार करें प्रेजेंट में, ताकि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका खपत कम से कम हो और आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रह सके। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ सके, अभी सारा खत्म करके और उनको जो है लावारिस न छोड़ दें। ठीक है, तो यह होता है आपका सतत विकास लक्ष्य। देखते हैं इस सूचकांक में विभिन्न राज्यों का क्या प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले यह जानिए कि नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया था। कब जारी किया गया? तो जून 2021 में। तो यह सबसे लेटेस्ट है। और किसने जारी किया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने इसे जारी किया है और यह सूचकांक का 3रा संस्करण है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए हर पॉइंट पर गौर कीजिएगा। और टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है? तो यह टोटल 17 है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल बनाए थे। यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन में, पेरिस सम्मेलन में ये गोल बनाए गए थे। ठीक है, जिसके बारे में मैं बराबर आप लोगों को बताता रहता हूं। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष 3 राज्य हैं भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, जो अग्रणी राज्य है वो है केरल, जिसका स्कोर 75 है। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु, जो कि आपका 74 स्कोर है। और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, जिनके 72 स्कोर हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। प्रथम स्थान पर कौन है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और यहां पर अंतिम स्थान जो है वो बिहार का है। ठीक है, बिहार का स्कोर जो है वो 52 है। तो बीपीएससी के स्टूडेंट या फिर बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो निश्चित तौर पर ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज में देखें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, तो प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है, जिसका स्कोर कितना है, 79 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नीचे से दूसरा स्थान किसका है? तो झारखंड का है। तो जेपीएससी के भी जो स्टूडेंट हैं वो ये झारखंड वाला याद रखेंगे कि झारखंड का स्थान नीचे से दूसरा है, यानी कि 56 स्कोर है उसका। ठीक है, अब विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा है तो वो भी देख लेते हैं। सबसे कम गरीबी कहां है? तो तमिलनाडु में है। सबसे कम भूखमरी कहां है? तो केरल में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे अधिक कहां मिलती है? तो केरल में मिलती है। साफ पानी और स्वच्छता सबसे अधिक कहां मिलती है? तो गोवा में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य कहां सबसे अच्छा मिलता है? तो गुजरात में। और लैंगिक समानता सबसे अधिक कहां है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, इसी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि अच्छा कम और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, अच्छी वृद्धि और आर्थिक वृद्धि कहां पे हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी काम
ये आकार यहाँ पर छूट गया। तो अच्छा काम और आर्थिक वृद्धि जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा उद्योग, नवाचार और संरचना, नवाचार का मतलब इनोवेशन, ठीक है, और संरचना का मतलब कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, इन मामलों में देखें तो आपका गुजरात सबसे आगे है। और असमानता में कमी के मामले में मेघालय सबसे आगे है। तो यह रिपोर्ट मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है, इसका थीम क्या है। तो इस साल इसका थीम जो रहा है वह है पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ये जो डिकेड है आपका दोस्तों, यह 2020 से लेकर 2030 तक का टाइम जो डिकेड है, इसको आपका टाइम ऑफ एक्शन माना गया है। मोदी जी या फिर प्रधानमंत्री का आपका जो विजन है वो ये है कि अगर इस डिकेड में भारत ने अच्छे से काम कर लिया, अपने हर सेगमेंट पर अच्छे से डेवलपमेंट किया, तो हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, ठीक है। और यह सदी जो होगी वो हमारी होगी, ठीक है। तो यह परिकल्पना की गई है और इसी कारण से यह जो आपका थीम है वो दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उससे संबंधित क्या रिपोर्ट आई है। तो मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फिनेंसिंग इन इंडिया, यह जो है सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट है, विषय है, यानी कि थीम है। उसके अलावा नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और रिपोर्ट के बारे में देखें तो यह रिपोर्ट ईवीज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत के संक्रमण या भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विस्तार हेतु वित्तीय भूमिका का विश्लेषण करती है। मतलब कितना पूंजी निवेश की आवश्यकता है, नेशनल या इंटरनेशनल, उसके बारे में यह बताती है। अब जरूरी पूंजी निवेश कितना है, तो 266 बिलियन डॉलर का निवेश इस क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि रुपए में देखें तो यह आता है आपका 19.7 लाख करोड़ रुपए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विस्तार में बाधाओं एवं जोखिमों पर भी इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने जारी किया है और इस रिपोर्ट में क्या है, ठीक है, और कितनी निवेश की आवश्यकता इस क्षेत्र में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या बताता है दोस्तों, कि किसी भी शहर में या फिर किसी भी देश में आपका रहने लायक जो भी सुविधाएं हैं वो कितनी अच्छी हैं, ठीक है, मतलब कितनी आसानी से लोग वहां पर रह सकते हैं और वहां पर जीवन लोगों का कितना आसान है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो इंडिया में जारी हुआ है तो 2020 का है यह देख लेते हैं। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। ELI के साथ ही, मतलब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ ही नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया है। अब बड़े शहरों में प्रथम स्थान देखें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो प्रथम स्थान जो है किस प्रकार से बड़े शहर को चुना गया, तो बड़े शहरों में आपका मिलियन प्लस जनसंख्या आता है। जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है उनको बड़े शहरों में गिना गया है। और इसमें प्रथम स्थान जो है वो बंगलुरु का है, जो कि आपका 66.7 है। इसके बाद पुणे का स्थान आता है, 66.27 स्कोर है। और अहमदाबाद जो है उसका स्कोर 64.87 है। तो सबसे बड़े शहरों में यदि देखें तो 3 जो प्रथम है वो है बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद, जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर निकाला गया है इसको। छोटे शहरों की बात करें तो जिसमें 10 लाख से कम जिसमें जनसंख्या है, यानी कि 1 मिलियन से कम जनसंख्या है, तो उनमें देखें तो प्रथम स्थान शिमला का है 60.93 स्कोर, भुवनेश्वर 59.85 स्कोर और सिलवासा 58.43 स्कोर है, ठीक है। अन्य प्रमुख शहर देखें तो एनसीआर दिल्ली जो है वह जो आपका 13वें नंबर पर है, एनसीआर दिल्ली या दिल्ली एनसीआर जो है, और इसका स्कोर 57.56 है। और बिहार के लोगों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पटना वाला जो है वह याद रखें, पटना का स्थान 33वां है, रैंक जो है वो 33 है और 53.26 इसका स्कोर है। तो इसका जो है आप बीपीएससी का एग्जाम जो दे रहे हैं, सीडीपीओ जो देने वाले हैं, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, इन सब का जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, बड़े शहरों में सबसे बुरा प्रदर्शन किसका रहा है, तो श्रीनगर का रहा है, इसका स्कोर मात्र 49 है। और छोटे शहरों में सबसे बुरा प्रदर्शन किसका रहा है, तो मुजफ्फरपुर का रहा है, ठीक है। तो यह भी याद रखेंगे बिहार वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, इसी के तहत जारी किया गया है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत ही नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI, म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें यदि देखें 2020 का ये भी है, तो मिलियन प्लस श्रेणी यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आपके शहरों में देखें तो पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा सूरत का है और तीसरा भोपाल का है, ठीक है। याद रखिएगा स्वच्छता सूचकांक में भी हमेशा इंदौर जो है लगातार 2-3 साल से अव्वल है, सबसे प्रथम स्थान पर है। और यहां पर भी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में आपका मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर सबसे आगे है, ठीक है। और
यहाँ पर और देख लेते हैं तो सबसे खराब किसका स्थान है, तो मिलियन प्लस श्रेणी में सबसे खराब स्थान जो है वो गुवाहाटी का है, असम की राजधानी, ठीक है। और मिलियन से कम में देखें तो नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है, तिरुपति दूसरे स्थान पर है और गुजरात का गांधीनगर जो है वह आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और मिलियन प्लस से कम में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, तो शिलोंग का रहा है, मेघालय की राजधानी। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खास करके एमपी वाले जो है, एमपी का चूंकि 2 शहर है, बड़े शहरों में देखें तो इंदौर भी है और भोपाल भी है। तो एमपी पीएससी की जो तैयारी करते हैं या एमपी के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए यह खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये आपका एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था जिसमें गलती हो गया मेरा, एडुटेरिया से मैं बना रहा था और एडुटेरिया में जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, एडुटेरिया से देख करके मैंने लिखा था, लेकिन मुझे संदेह हुआ था क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्कोर 912 हो ही नहीं सकता था। तो मैंने फिर चेक किया ऑफिशियल वेबसाइट से और वो जो है गलती निकला, यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं चंडीगढ़ होना चाहिए, ठीक है। तो यह मैंने प्रवीण सर को भी बताया है, उनको फेसबुक ग्रुप पर मैंने मैसेज किया था लेकिन उन्होंने ध्यान अभी तक नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर भी ये गलती हो गया था मेरा, तो आगे मैंने इसको बनाया है और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एडिटोरिया पर जो है या फिर किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप खुद से मिला नहीं लेते हैं, अगर जरा भी शक हो तो आप मिलाइए, ऑफिशियल डाटा देखिए और उसके बाद ही याद कीजिए, नहीं तो चंडीगढ़ के जगह पर छत्तीसगढ़ लिख करके आ जाएंगे और आपका जो है एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक एक नंबर से कितना कट ऑफ आगे पीछे होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलते हैं हम लोग छठा नंबर, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक इसको हिंदी में कहेंगे, और इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है किसके द्वारा, तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। भारत ये आपका प्रतिस्पर्धी संस्थान इसको हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट है 5 मानदंडों पर यह जो है निर्धारित किया जाता है यह इंडेक्स। पहला है आपका ह्यूमन कैपिटल, मतलब मानव संसाधन जो होता है, मतलब मनुष्य जो है, जनसंख्या जो है। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। तीसरा है आपका नॉलेज वर्कर्स, मतलब कि कितने जो वर्कर्स हैं उन वो नॉलेजेबल है, मतलब स्किल्ड है, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब आपके राज्य में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए किस प्रकार का आप वातावरण देते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है कि नहीं, आपका जो लीगल कामकाज होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वह कितना आसान है, ठीक है। इसके अलावा है सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, तो बता ही दिया, इसी में आ गया बिजनेस इन्वायरमेंट और सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। बड़े राज्यों में देखें तो प्रथम 3 कौन कौन है, बड़े राज्यों में प्रथम 3 में आते हैं आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। पहला आपका कर्नाटक हो गया, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु हो गया, और अंतिम स्थान पर यहां पर भी बिहार है, ठीक है। यही कारण है कि बिहार में इतने कम उद्योग हैं। तो यदि आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी का और उसमें आपको बिहार में उद्योग धंधे इतने तेजी में क्यों नहीं फैल पाए हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी आप इस इंडेक्स को दे सकते हैं, इस इंडेक्स को भी दे सकते हैं और आप ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी दे सकते हैं। हर जगह आपका बिहार का लगभग अंतिम स्थान है, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट जो है आप वहां पर यदि दे देते हैं, अद्यतन आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े हैं, तो आपका नंबर जो होता है वो अचानक से बूस्ट कर जाता है, ठीक है। और सामने वाले को लगता है कि हाँ बंदा पढ़ के आया। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर कौन है, तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा आपका मणिपुर आता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में देखें तो प्रथम स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो है वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है आपका नॉलेज आउटपुट, ठीक है, नॉलेज आउटपुट, और दूसरा है आपका ज्ञान का प्रसार। अब समग्र रूप से देखें, यदि ओवरऑल देखें, सभी को मिला करके देखें तो दिल्ली जो है उसका स्कोर सबसे अधिक है, दिल्ली प्रथम स्थान पर आएगा और लक्षद्वीप जो है वो अंतिम स्थान पर आ जाएगा। तो ये हम लोग छोटे राज्य, बड़े राज्य, पर्वतीय राज्य और आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं सबको मिला करके ओवरऑल देखेंगे तब ये आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। अनीमिया किस कारण से होता है यह मैंने बायोलॉजी में बताया है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि बायोलॉजी का वीडियो आपने देखा है तो आप जरूर बताइएगा कि अनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। 2020-21 का यह सूचकांक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और
यूनिसेफ दोनों ने मिलकर के यह सूचकांक जारी किया है और लगातार दूसरे साल जो है इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो एमपी वाले निश्चित तौर पर याद रखिएगा, बाकी लोग भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमपी के बाद जो है ओडिशा दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश जो है वह शीर्ष पर है, प्रथम स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार जो है वह शीर्ष पर है, और बिहार का स्थान कितना है, 22वां है, और स्कोर कितना है, 23.8 है, ठीक है। 23.8 यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा था इसलिए यहाँ पर दोबारा लिख दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो 20वां है। तो बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप में सबसे अधिक संख्या में हैं उन लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार का स्थान 20वां है और यूपी का स्थान कितना है, सॉरी, बिहार का स्थान 22वां है और यूपी का स्थान 20वां है, ठीक है। और यूपी का स्कोर कितना है, 28.0 यानी कि 28 है। चलिए अब आते हैं और देख लेते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर पर जारी रिपोर्ट, ठीक है। तो यह भी जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य क्षेत्र के जो सदस्य हैं वीके पॉल, इनको बराबर आप लोग टीवी पर भी देखते होंगे, बराबर कोरोना का समाचार लेकर के आते हैं। और इसके अलावा सीईओ जो है नीति आयोग के वो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं यह मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तथा अतिरिक्त सचिव राकेश सरवाल के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, बस इतना याद रखिएगा, आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, तो भारत में अस्पतालों, चिकित्सीय उपायों, उपकरणों, कंपोनेंट्स हो गया उपकरणों, और फिर आपका स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन मतलब दूर से ही जो इंटरनेट के जरिए आपका मुहैया करा जाती है चिकित्सा, इसी को टेलीमेडिसिन कहा जाता है। घर से स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल यात्राओं में निवेश के व्यापक अवसरों पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में विशेष रूप से आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ, बस नीति आयोग ने जारी किया है, इतना याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। यही जो रिपोर्ट मेरा गलत हो गया था, इसको मैंने सुधार लिया है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2019-20 का यह है, जिसको पीजीआई शॉर्ट में कहा जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन थे उस समय थे जब यह रिपोर्ट जारी हो रहा था, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने राज्यों और यूटीज में मतलब यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर अंतर्दृष्टि डालने वाली इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं जो स्टेट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं टॉप 5 स्टेट्स, मतलब जो टॉप 5 जो राज्य रहे हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं वो कौन है। तो पंजाब सबसे प्रथम स्थान पर है, जो टॉप 5 में है उसमें पंजाब सबसे प्रथम स्थान पर है, 929 उसका स्कोर है। दूसरे स्थान पर आपका चंडीगढ़ है जिसका स्कोर 912 है। तीसरे पर तमिलनाडु है जिसका स्कोर 906 है। चौथे पर केरल है जिसका स्कोर 901 है। और पांचवें पर आपका अंडमान निकोबार है जिसका भी आपका स्कोर जो है वो 901 ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बॉटम 5 में कौन है, मतलब सबसे नीचे कौन कौन है। तो लद्दाख सबसे अंतिम स्थान पर है जिसका जो अंक है वह है 545। उसके बाद मेघालय का स्थान आता है 649। इसके बाद आपका नागालैंड है 667। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है चौथे स्थान पर 698 स्कोर। और छत्तीसगढ़ का देखिए यहाँ पर 700 मात्र अंक है। तो एडिटोरिया में साफ ही गलत दिया हुआ था, जगह भी गलत दिया हुआ था और स्कोर भी इसका गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो बॉटम 5 में छत्तीसगढ़ आपका आता है, टॉप में नहीं आता है। चलिए अब देख लेते हैं सबसे अधिक सुधार यानी कि 10% तक सुधार करने वाले कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो सबसे अधिक सुधार जहां हुआ है उनमें अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, पुडुचेरी है, पंजाब है और तमिलनाडु है, ठीक है। तो इनमें सबसे अधिक सुधार आपका हुआ है। इसके बाद देखें तो सबसे पहले 2019 में यह रिपोर्ट जारी किया गया था 2017 और 18 के लिए, ठीक है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, तो यह रिपोर्ट के लिए जो बनाती है रिपोर्ट वह कौन है, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और डोमेन्स देख लें तो यहाँ पर आपका किन किन मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, यह इंडेक्स बनाया जाता है। तो एक्सेस है मतलब पहुंच हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज मतलब जो संरचना और सुविधाएं दी जाती है स्कूलों में उसके आधार पर। इसके अलावा इक्विटी मतलब स्कूल में जो समानता है, जेंडर गैप तो ज्यादा नहीं है, यह देखते हुए रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके अलावा गवर्नेंस सिस्टम, किस प्रकार से स्कूल को गवर्न किया जाता है, स्कूल का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है उसके आधार पर। नेक्स्ट है आपका ग्रेड और लेवल के आधार पर प्रदर्शन, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे लेवल और ग्रेड बनाए गए हैं। इसमें देखते हैं तो
लेवल 1 में जिसका स्कोर 951 से 1000 के बीच में रखा गया है, तो इसमें कोई भी राज्य नहीं आ रहा है। मतलब स्थिति जो है शिक्षा की उतनी अच्छी नहीं है, स्कूली शिक्षा की। इसके बाद देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 में आपका स्कोर जो रखा गया वो 901 से 950 रखा गया और लेवल 2 को ग्रेड 1 भी कहा गया। इसमें जो है आपका अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु जो है वो आते हैं। मतलब 5 राज्य लेवल 2 में आते हैं जिनका स्कोर जो है 901 से 950 के बीच में है। इसके बाद आपका डायरेक्ट आता है लेवल 6। ठीक है, लेवल 6 में आपका 701 से 750 अंक रखा गया है और लेवल 6 को ही ग्रेड 3 कहा गया है। इसमें 4 आपके राज्य आते हैं जिसमें असम है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और मिजोरम है। तो बिहार और मध्य प्रदेश के लोग जो हैं, जो एमपीपीएससी दे रहे हैं या फिर बीपीएससी दे रहे हैं या फिर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो याद रखिएगा कि बिहार और मध्य प्रदेश जो है वो लेवल 6 यानी कि ग्रेड 3 में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं लेवल 10 में कौन है। तो लेवल 10 में जो है जिसका स्कोर 0 से लेकर 550 के बीच में है, लेवल 10 या फिर ग्रेड 7, इसमें आपका लद्दाख है। ठीक है, तो और यह जो है ऑफिशियल डाटा से लिया हुआ है, तो आप निश्चित तौर पर भरोसा कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में देखें तो यह जो है आपका दूसरा संस्करण है इस रिपोर्ट का और इसमें महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। यानी कि प्रथम संस्करण में भी यह शीर्ष पर था और द्वितीय संस्करण में भी महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। और यह जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके सहयोग से? तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड कॉमन कॉज दक्ष नाम का संस्था है और इसके अलावा लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज तथा राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के सहयोग से यह जारी किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और यह जो है महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 करोड़ से अधिक, और यहां पर जो है ना मेंस के लिए भी कुछ जरूरी आंकड़े दिए हुए थे इस रिपोर्ट में, तो मैंने उसको भी लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों तथा 7 छोटे आकार के राज्यों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। और विश्लेषण किस चीज का किया गया है? तो व्यय, मतलब जो आपका न्याय व्यवस्था है उस पर व्यय खर्च कितना किया जाता है, रिक्तियां कितनी है, उसमें वैकेंसी कितनी है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपका न्याय व्यवस्था में कितना है किसी राज्य में, या फिर मानव संसाधन ह्यूमन कैपिटल कितना है, इसके अलावा बुनियादी ढांचा क्या है, कार्यभार कैसा है और विविधता कैसी है। ठीक है, और इसके 4 संबंध है, न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभ इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। पहला है आपका न्यायपालिका जो जुडिशरी है, दूसरा आपका पुलिस है, तीसरा आपका जेल है और चौथा है कानूनी सहायता। तो ठीक है, तो इन सभी स्तंभों के बारे में जो है आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। आगे देख लेते हैं, रिपोर्ट में जो है महाराष्ट्र 18 राज्यों में शीर्ष पर है लगातार दूसरी बार, यह तो ऊपर भी हम लोगों ने देखा है। और महाराष्ट्र के बाद जो है तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है, यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यह जो है आपका अंतिम स्थान पर है। यूपी वाले निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और बिहार जो है वह 13वें स्थान पर है, तो बिहार वाले इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है और सबसे नीचे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यह भी जो है याद रखने लायक पॉइंट है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो मेंस में ये पॉइंट लिख सकते हैं। यदि महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बिहार में 25.3% है और देश भर में यह जो है सबसे अधिक है। 20% से अधिक महिला भागीदारी वाला एकमात्र राज्य जो है वह बिहार ही है। मतलब पुलिस विभाग में भागीदारी जो महिलाओं की है वह एकमात्र राज्य देश का है जिसमें 20% से अधिक है और वो है बिहार। तो यह जो है हम बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हालांकि इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि अधिकारी श्रेणी में बिहार में मात्र 6.1% महिलाएं हैं। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा आंकड़ा। और पूरे देश भर में देखें तो महिला पुलिस अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों में तमिलनाडु जो है वह शीर्ष पर है। मतलब 24.8% महिलाएं जो है तमिलनाडु में वो अधिकारी हैं पुलिस विभाग में। आगे देख लेते हैं, देश भर में न्यायपालिका में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो मात्र 29% महिलाएं जो हैं वह न्यायपालिका में हैं।
ठीक है। और यहां पर देखें तो सिक्किम को छोड़ करके किसी भी राज्य में 20% से अधिक भागीदारी नहीं है, तो यह चिंताजनक स्थिति है। 50% महिलाओं की आबादी है लगभग, और मात्र 29% योगदान है, और 29% भी मात्र सिक्किम का है। उसके अलावा सारे राज्यों का 20% से भी कम है। तो यह जो है निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है। और बिहार के लिए भी चिंताजनक स्थिति यह है कि 4 राज्यों में जो है कोई महिला न्यायाधीश देश भर में नहीं है, जिसमें एक बिहार भी शामिल है। तो ये सब बातें बीपीएससी मेंस वाले लिख सकते हैं, ठीक है, महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो। आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय में भी जो है कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। अब बात करें कानूनी सहायता की, लीगल एडवाइस वगैरह जो होता है उसकी बात यदि करें तो 25 वर्षों में केंद्र के द्वारा केवल जो है 2019-20 में 1.5 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति ₹1.05 का कानूनी सहायता दिया गया है। तो यह जो है एक तरह का मजाक ही कह सकते हैं। तो जितनी भी सरकारें आई हैं पिछले 25 वर्षों में, सबको शर्म से डूब मरना चाहिए, ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लगभग 2/3 यानी कि लगभग 2/3 कैदी जो है वह दोष सिद्धि के लिए विचाराधीन है। तो यह भी जो है जुडिशरी की तरफ से बहुत ही खराब न्यूज है कि भैया दोष सिद्धि के लिए जो है मतलब कार्य अभी उस पर केस चल ही रहा है इतने वर्षों से, ठीक है। तो 2/3 कैदी जेल में ऐसे बंद है, और फ्री का सरकार का टैक्स का पैसा जो है बर्बाद कर रही है सरकार। जुडिशरी में यदि फंक्शन में तेजी लाई जाए तो यह जो है संख्या बहुत घट सकती है। आगे देख लेते हैं अब कुछ इंटरनेशनल इंडेक्सेस के बारे में देख लेते हैं, सूचकांकों के बारे में। अभी तक हम लोग नेशनल देख रहे थे, और यह भी आपका जनवरी से जून 2021 का है। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है, और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है तो जेसिंडा अर्डर्न जो है वो शीर्ष पर हैं। और ये कौन है तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री शीर्ष स्थान पर है फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में। और शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय कौन है तो आधार पूनावाला है, ठीक है, जो कि सीईओ हैं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि आपका कोविशील्ड आज के डेट में बना रही है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कोविशील्ड और कोरोना वैक्सीन जो है चर्चा में है, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। ये है इंटरनेशनल इंडेक्स, क्योंकि जारी जो किया गया है इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन भारत के बारे में यह रिपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी ने जारी की है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको जारी किया है। भारत के संबंध में इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो वर्ष 2030 तक भारत जो है वह यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, ठीक है। तो मेंस में भी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में भी यदि ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर इस लाइन का जिक्र आप कर सकते हैं। भारत में प्राथमिक ऊर्जा की खपत जो है वो लगभग दोगुनी होकर 1123 मिलियन टन तेल के बराबर हो गई है या हो जाएगी, ठीक है, तब तक, ठीक है, जब भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनेगा 2030 में, तब तक जो है 1123 मिलियन टन तेल के बराबर खपत हमारी हो जाएगी, और जो कि आज के डेट से दुगनी होगी, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जो होगा, जीडीपी जो होगा, वह वर्ष 2040 तक 8.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मोदी जी का सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस भी आ गया और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा डाउन है। लेकिन यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार जो है आपका भारत की अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जो है वो 8.6 ट्रिलियन की हो जाएगी 2040 तक, मतलब आज से लगभग 20 साल के बाद। आगे देख लेते हैं वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश कौन है, ठीक है, तो यह भी याद रखना जरूरी है। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर यूरोपीय संघ है और चौथे पर भारत है। तो वही जो भारत है 2030 में यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ देगा और तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अब है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और यह जो होता है सबसे घटिया सूचकांक होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, बहुत ही
प्रिजुडिस्ड होता है, बहुत ही मतलब पारदर्शी रिपोर्ट यह नहीं होता है, यह मैं साबित भी कर चुका हूं। इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में एक गैर लाभकारी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा यह वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत का स्थान इसमें 180 देशों में 142वां दिया गया है। कहना है इनका ये भाई साहब का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कि भारत में प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, जबकि आप देखते हो कि रवीश कुमार एनडीटीवी जो है वो दिन रात मोदी जी को गरियाते ही रहते हैं, और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से कितना सरकार को गरियाते हैं। तो यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो उन सबको तो कुचल दिया जाता और एनडीटीवी कब का बंद हो गया रहता, इंडिया टुडे कब का बंद हो गया होता, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो राइटर्स और बाकी सब जो आपके सो कॉल्ड लिबरल चैनल्स हैं, ल्यूटियंस मीडिया जिनको कहते हैं, वो सब तो कब कब बंद हो गए होते अगर ऐसा होता तो यह रिपोर्ट जो है प्रिजुडिस्ड है निश्चित तौर पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम स्थान किसका है इसमें, तो नॉर्वे का स्थान प्रथम है और यह लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको कहा जाता है। और इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। 2020 में भी भारत जो है वह 42वें स्थान पर ही था, तो यह याद रखिएगा, दोनों वर्ष लगातार 142वें स्थान पर ही भारत रहा है। अब देख लेते हैं भारत 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। प्रेषण किसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रिमिटेंस कहते हैं। जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो जो अपना कमा करके और भारत को पैसा भेजते हैं उसी को कहा जाता है प्रेषण, रिमिटेंस। और यह हर देश के लिए होता है। अब किसी दूसरे देश का, मान लिया कि रसिया का कोई इंसान आकर के हमारे देश में रह रहा होगा, भारत में कमा खटा रहा होगा और यहाँ से रसिया में पैसा भेजता होगा, तो वह रसिया का रिमिटेंस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो विदेशों में भारतीय रहते हैं वह भी भारत को पैसा भेजते हैं कमा करके, और यह जो होता है रिमिटेंस कहलाता है, यानी कि प्रेषण कहलाता है। अब है यह जो है आपका माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, इसका नाम है, ठीक है। टोटल जो आपका रिपोर्ट है उसका नाम है, 2021 के लिए यह रिपोर्ट है। यह जो है विश्व बैंक के द्वारा 12 मई 2021 को जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। भारत 2008 से लगातार प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, तो कोई नई बात नहीं है भारत के लिए, लगातार ही है, लगभग 13 वर्ष से। 2020 में मामूली गिरावट इसमें दर्ज की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन है। तो जो भारतीय कमा रहे होंगे उनका भी तो मतलब इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं होगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा, तो मामूली गिरावट आई है, फिर भी 0.2% की, और यह जो है आपका 83.3 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यदि बात करें तो यह 2021 का रिपोर्ट है और यह जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। WEF इसको कहा जाता है, WWF मत समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे भारत के बारे में देखें तो भारत का स्थान इसमें 87वां है, 87वां स्थान है, कितने देशों में, 115 देशों में, ठीक है। और शीर्ष 5 देश कौन कौन है, तो पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर स्विट्जरलैंड और 5वें पर ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और यह जो है आपका 10वां संस्करण है, ठीक है, रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। आगे देख लेते हैं वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट तो फूड पॉलिसी रिपोर्ट इसको कह सकते हैं, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 का यह भी रिपोर्ट है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के द्वारा इसे जारी किया जाता है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और विषय क्या है इस वर्ष का, तो कोविड-19 के बाद खाद्य प्रणालियों को बदलना, ठीक है। मतलब किस प्रकार से खाद्य प्रणालियां हैं हमारे देश में या फिर पूरे विश्व भर में, उनमें बदलाव की आवश्यकता हो गई है, ताकि जितने भी आपके प्रवासी मजदूर वगैरह हैं उनको भी भोजन मिल सके टाइम पर, ठीक है। और कोई भी जो है भूखा न मरे, इसके लिए प्रणालियों में बदलाव लाना जरूरी है, ठीक है। यही इसका विषय है। बाकी रिपोर्ट है पूरा का पूरा, तो वो आप पढ़ सकते हैं यदि इंडिविजुअली पढ़ना चाहें तो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो इतना ही था। आगे चांडलर सुशासन सूचकांक, ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसको कहा जाता है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जो कि सिंगापुर में आधारित एक संस्था है, ठीक है। और भारत का स्थान इसमें 49वां दिया गया है। और यह भी जो है आपका कह सकते हैं कि आपका बायस्ड होता है,
यह भी रिपोर्ट, और एक और डेमोक्रेसी इंडेक्स देखेंगे, वह भी आपका बायस्ड होता है, वो तो निश्चित तौर पर बायस्ड है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं 49वां आपका स्थान भारत को दिया गया है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। कितने देशों में? 104 देशों में, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है, और अंतिम स्थान पर कौन है? तो वेनेजुएला है, ठीक है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं द इम्पैक्ट रैंकिंग 2021, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? तो आपका हायर एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट दिया जाता है, और यह जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, THE के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका एब्रिविएशन बड़ा अच्छा है, THE। द UN के, यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के आधार पर मैट्रिक्स का उपयोग इसमें किया जाता है। उन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की जाती है जो वैश्विक समस्याओं को हल करने में शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। और इसमें यदि देखें तो शीर्ष स्थान किसका है इस बार? तो शीर्ष स्थान है जोहानसबर्ग विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से याद आया कि आज जो मैंने वीडियो आपको पोस्ट किया है, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मैंने दक्षिण अफ्रीका में बताया है, ठीक है। तो वहां पर आप बताइएगा कि उस चिड़ियाघर का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, SDSN के द्वारा, और इसे हिंदी में कहते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। की मतलब किस देश में लोग ज्यादा खुशहाल होते हैं, ठीक है। खुशहाल होने का क्या मतलब? कि आप जो है खुशी खुशी रहते हैं, आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होती है रहने में, ठीक है। यह जो है रिपोर्ट का 9th एडिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। 149 देश इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो लोगों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करना। यह जो है आपका इस रिपोर्ट में खास ये उद्देश्य दिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारा प्रभाव पड़ा है पूरी दुनिया में खुशहाली पर, ठीक है। कोई बहुत खुशहाल फैमिली होगा और उसके परिवार से भी किसी एक सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो गई होगी, तो उसमें खुशहाली का आलम बदल गया होगा, है ना। तो कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करना और मूल्यांकन करना कि सरकारें महामारी से कैसे निपटती हैं, यह दोनों लक्ष्य जो है इस साल विशेष रूप से रिपोर्ट में रखा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और रिपोर्ट जो है उसके बारे में देखें तो लगातार चौथे वर्ष इस साल भी जो है फिनलैंड शीर्ष पर है, ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है 139वें स्थान पर है 149 देशों में, ठीक है। और 2020 में जो है भारत 140वें स्थान पर था, ठीक है। तो भारत में जो है खुशहाली बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं तो खुश हूं, बाकी आप लोग हैं या नहीं पता नहीं। और यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, वह भारतीय लोगों से ही आपका व्यू पॉइंट लिया जाता है, या उन्हीं से वोटिंग करा करके दी जाती है। तो कैसे वो भारतीय होंगे जिन्होंने भारत के खिलाफ ही ये रिपोर्ट बनवाया है, ठीक है। और ये सारे रिपोर्ट जो होते हैं, मैं साबित कर चुका हूं अपने एक वीडियो में कि ये सब प्रिजुडिस्ड होते हैं, ठीक है। पहले से ही आपका भारत को बदनाम करने की साजिश की जाती है इन सब रिपोर्ट में। ये सब प्राइवेट रिपोर्ट होते हैं। देखिए जितने भी रिपोर्ट है ना जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, वो सब आपके प्राइवेट संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब प्रेजुडिस्ड होते हैं, पैसा वैसा फंड वंड लेकर के, और फिर जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अधिकतर को अमेरिका फंड देता है, तो अमेरिका को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। चीन भी बहुत पैसा देता है ये रिपोर्ट वालों को। आगे देख लेते हैं 10वें नंबर पर कौन है हमारा? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, ठीक है। WDR, डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, इसका जो है थीम है। थीम क्या है? तो डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का। यह जो है डाटा कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाकर विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकता है, यह इसका विषय है, रिपोर्ट का विषय। विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना, ठीक है। और इसके अलावा ग्राहक देशों का समर्थन करना, नीति सुधार और तकनीकी सहायता हेतु समृद्ध कार्यक्रम बनाना, और ऐसे निवेश क्षेत्रों को उजागर करके प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। IQ वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट देखें 2020 का है यह रिपोर्ट। स्विस संगठन, मतलब स्विट्जरलैंड का संगठन है IQ एयर, इसके द्वारा यह वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है। 106 देशों में PM
2.5 पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो भी मैटर सस्पेंडेड होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं एयर में, एयरबॉर्न भी होते हैं, कुछ एयरबॉर्न भी होते हैं और कुछ सस्पेंडेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उन्हीं पर यह डाटा आधारित है, ठीक है, उनके डाटा पर ही आधारित यह रिपोर्ट है, पीएम 2.5 डाटा पर। रिपोर्ट के बारे में देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है, ठीक है, और यह रिपोर्ट कुछ गलत नहीं है, भारत सही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है, सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा मतलब सबसे अधिक प्रदूषित देश है। विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 35 जो शहर हैं वह भारत के हैं, और यह जो है हमारे लिए डूब मरने की बात है, हमारे सरकार के लिए डूब मरने की बात है। और दिल्ली जो है वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो दिल्ली वाले जो हैं वो इस पर जो है थोड़ा शर्म कर लें, ठीक है, और दिल्ली की सरकार जो है वो थोड़ी शर्म कर ले, ठीक है, वादे ही कर रही है पिछले 7 सालों से और कुछ कर नहीं रही है। सबसे प्रदूषित शहर जो है उनमें आपका विश्व भर में तो झिंझियांग है जो कि चाइना का है, और दूसरा जो है वो गाजियाबाद है, ठीक है, दूसरा जो है विश्व भर में शहरों की बात करें तो दूसरा जो है आपका गाजियाबाद है, ठीक है। अब भैया शर्म कर लीजिए दिल्ली एनसीआर वालों, और जो सरकारें हैं वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार और बाकी हरियाणा वगैरह की जो सरकारें हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो गाजियाबाद है, जो कि विश्व का ही दूसरा है तो भारत का तो पहला होगा ही। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भी जो है भारत की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, वैसे सुधार इसमें जो है कुछ हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, और इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है। 2021 इसमें जारी किया, 2021 का यह रिपोर्ट है। भारत का स्थान जो है वह 140 है 156 देशों में, तो जैसा मैंने कहा था भारत का जो है कुछ खास अच्छा नहीं है। 28 स्थानों की गिरावट इसमें दर्ज की गई है, तो सभी सरकारों को, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को जो है इस पर विचार करना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए। शीर्ष स्थान किसका है, तो आइसलैंड का है, 12वीं बार लगातार जो है यह शीर्ष पर है, सबसे प्रथम स्थान पर है। सबसे लिंग समान देश है, मतलब कि पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है वह लगभग समान है यहाँ पर, ठीक है। और रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 2020 के रिपोर्ट में भारत जो था वह 112वें स्थान पर था, और इस बार जो है 28 स्थान गिर करके 140वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले बार 153 देशों में 112वें पर था, इस बार 156 देशों में 140वें स्थान पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, बौद्धिक संपदा, ठीक है, मतलब इसमें होता है आपका जो पेटेंट वगैरह कराया जाता है ना, उसके बारे में यह रिपोर्ट है, ठीक है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी के द्वारा आईपी इंडेक्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का 9वां संस्करण जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शीर्ष स्थान इसमें किसका है, तो पेटेंट लेने में पहला स्थान यूएसए का, दूसरा स्थान जापान का और तीसरा है यूरोप का, ठीक है। भारत जो है वह 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 100 में से 38.4 अंक भारत को मिले हैं, और यह जो है 50 संकेतकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो सभी संकेतक पढ़ना जरूरी नहीं है। 2020 में आईपी इंडेक्स के द्वारा मापी जाने वाली 53 अर्थव्यवस्थाओं में 32 में सकारात्मक स्कोर बढ़ गया है, मतलब कि विश्व भर में नवाचार काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो जो 53 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें देखा गया के बारे में इसमें देखा गया, तो उसमें जो है 32 में सकारात्मक पॉजिटिव स्कोर बढ़ गया है। 50 संकेतक इसमें होते हैं और जिनको 9 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जिसके बारे में बता चुका हूं कि यह भी जो है आपका प्रिजुडिस्ड होता है, पहले से पूर्वाग्रह ग्रसित होता है। 2020 की यह रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्रों के प्रदर्शन पर आधारित यह सूचकांक होती है, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है इसको बहुत सारे देश फंड करते हैं, जो देश पैसा देते हैं उनका बढ़िया रिपोर्ट देता है, और जो देश खराब फंड देते हैं उसका घटिया रिपोर्ट देता है, ठीक है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो मीडिया है और जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्हीं लोगों से ये मांगते हैं अपना कमेंट, और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। और आम लोगों से तो पूछते नहीं है, तो आम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, हमारे जैसे लोग कैसे बताएंगे। प्रथम 3 देश देखें तो सबसे पहला है नॉर्वे, जहां पर बड़ा अच्छा लोकतंत्र है, दूसरा आइसलैंड है और तीसरा आपका स्वीडन है, ठीक है। भारत को स्थान दिया गया है 53वां, ठीक है, भारत को स्थान दिया गया है 53वां। इस बार 167 देशों में
और स्कोर कितना दिया गया था, तो 6.61 मात्र स्कोर दिया गया था। ठीक है, और 51वां स्थान था भारत का 2019 में। ठीक है, 2 स्थानों की गिरावट इस बार देखी गई है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया, मतलब यहां पर जो है पूर्ण लोकतंत्र भी नहीं है, ऐसा कहना है इस संस्था का, जो कि सबसे घटिया बात है। इस संस्था के बारे में यह प्रिजुडिस साफ झलकाती है। तो भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, हालांकि अमेरिका भी भारत के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में ही है। ठीक है, अब पूर्ण लोकतंत्र वाले कितने देश हैं देश भर दुनिया भर में, तो 23 देश है। त्रुटिपूर्ण में 52 देश है। मिश्रित या संकर शासन, मतलब कि वहां पर लोकतंत्र भी है और दूसरे प्रकार की भी सरकार है, जैसे आपका ये कहता तो पाकिस्तान है कि वहां पर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है नहीं, सैन्य सरकार है वहां पर, एक तरह से कह सकते हैं। तो वैसे देश 35 है। और सत्तावादी शासन, मतलब डिक्टेटरशिप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो देश है वहां पर। ठीक है, तो जैसे अभी बर्मा में हो गया है, म्यांमार में, तो इसमें जो है 57 देश टोटल हैं। आगे देख लेते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे खराब वर्ष रहा है 2020। ठीक है, यह जो है आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, और इससे पहले भी जो जून वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया है। इसके द्वारा यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी जो नवीनतम वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट है, वर्ल्ड, जिसका शीर्षक है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। ठीक है, इसके अनुसार यह रिपोर्ट जो है हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड जो है वह 2020 को कहा गया है। मतलब अब तक का सबसे खराब साल जो पर्यटन के लिहाज से रहा है वह 2020 रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पर्यटकों का जो आगमन है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 74% घट गया है, जो कि 2009 में जब वैश्विक आर्थिक संकट आया था उस समय मात्र 4% गिरावट हुई थी। उससे तुलना करें तो आपका देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अधिक है। ठीक है, कोविड-19 संकट, मांग में गिरावट और व्यापक यात्रा प्रतिबंधों के कारण विश्व भर में 1 बिलियन कम आगमन हुआ है। मतलब 1 बिलियन पर्यटक जो हैं वह कम आए हैं या फिर इधर उधर से गए हैं। इस गिरावट से अनुमानित नुकसान कितना हुआ है, तो विश्व भर में अनुमानित जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है वह 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि बहुत सारे देशों के पूरे जीडीपी से भी अधिक है, एक साल के जीडीपी से। आगे देख लेते हैं, 2009 के आर्थिक संकट में अगर हुए नुकसान की तुलना करें तो यह उससे 11 गुना अधिक है। ठीक है, अब देख लेते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब भ्रष्टाचार सूचकांक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें देखें यदि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और यह भी जो है आपका प्राइवेट संस्था है जो कि फंडेड होती है अमेरिका वगैरह से। तो प्रथम स्थान पर जो है इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क है संयुक्त रूप से, और इनका स्कोर जो है वो 88 है। ठीक है, अंतिम स्थान जो है वह आपका सोमालिया और दक्षिण सूडान का है, जिसका स्कोर जो है आपका 12 है, और इनका स्थान कौन सा है, 179वां है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका 180 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, और जिसमें भारत का स्थान जो है वह 86 है, 86 है। ठीक है, 2019 में भारत का स्थान 80 था, और इसमें जो है 6 स्थानों की गिरावट देखी गई है। भारत का जो स्कोर रहा है इस बार 40 रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब भ्रष्टाचार जो है भारत में बढ़ गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत के साथ संयुक्त रूप से 86वें स्थान पर और कौन कौन है, तो बुर्किना फासो है, मोरक्को है, पूर्वी तिमोर है, त्रिनिदाद और टोबैको है, और तुर्की है। ठीक है, तो यह सारे देश जो हैं वो भारत के साथ 86वें स्थान पर हैं। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, विश्व जोखिम सूचकांक, यह भी बराबर पूछा जाता है, तो 2021 का यह रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और वैश्विक जोखिम सूचकांक का यह आपका 16वां संस्करण है, 16th एडिशन है। विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों के द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और 3 शीर्ष जोखिम क्या क्या है विश्व के सामने, जलवायु परिवर्तन, मतलब विश्व के सामने डेवलपमेंट के लिए, तो जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही में विफलता जो है यह आपका एक सबसे बड़ा जोखिम है। उसके बाद संक्रामक रोग कोविड-19 को लेकर के यह कहा गया है कि सबसे बड़ा जो खतरा है वह यही है। इसके बाद जो तीसरा है सबसे बड़ा खतरा वो है सामूहिक विनाश के हथियार, जिसमें आपका एटॉमिक जो आपके हथियार आते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो आते हैं वो इसमें लिए जाएंगे।
आगे देख लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसके बारे में भी बराबर पूछा जाता है, ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं शीर्ष स्थान पर इसमें कौन है, तो जापान है। और इसमें क्या किया जाता है, आपका जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वीजा मुक्त है, मतलब कितने देशों में जाने के लिए आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे 191 देश हैं जहां पर जापान के नागरिक बिना वीजा के भी जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल बना सकते हैं, ठीक है। तो जापान जो है वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जहां 190 देशों में सिंगापुर के लोग जा सकते हैं। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी संयुक्त रूप से है, जहां पर 189 देशों में लोग जा सकते हैं वहां के। और आपका भारत का स्थान जो है वह 85वां है, 85th है। भारत के लोग जो है 58 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उनको मिल सकती है, ठीक है। एयरपोर्ट पर रहा हूं तो वीजा ऑन अराइवल का अलग से एक डेस्क ही है दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 पर, तो वो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। सबसे खराब जो है आपका इसमें कौन किसका स्थान है, तो सबसे खराब भी देख लेते हैं। सीरिया है, 29 जगह इसके लोग जा सकते हैं। इराक में 28 है और अफगानिस्तान में 26 है। तो सबसे बुरा जो स्थान है वो आपका अफगानिस्तान का है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे खराब। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पहले हम लोगों ने वैश्विक जोखिम सूचकांक देखा था, अब वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है, ठीक है। और दोनों अलग अलग संस्थानों के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यह जो है इंडेक्स जो है यह आपका जर्मन वॉच, जो कि पर्यावरण थिंक टैंक है, स्विट्जरलैंड में आधारित है, बर्न में, स्विट्जरलैंड के बर्न में आधारित यह पर्यावरण थिंक टैंक है, जर्मन वॉच, जिसके द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसको हिंदी में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कहा जाता है। और यह इसका 16वां संस्करण है 2021 में। सबसे प्रभावित देश कौन कौन है, मतलब जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन कौन है, तो सबसे प्रथम स्थान पर इसमें आता है मोजाम्बिक। सबसे प्रथम स्थान पर आपका मोजाम्बिक है, दूसरा है जिम्बाब्वे और तीसरा है बहामास, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भारत का स्थान जो है वह इसमें 7वां है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। दीर्घकालिक सूचकांक यदि हम देखें इसका, तो सन 2000 से लेकर के 2019 तक, मतलब टोटल 20 सालों में सबसे प्रभावित देश कौन रहे हैं आपके जलवायु परिवर्तन से, तो पहला है आपका प्यूर्टो रिको, उसके बाद म्यांमार का स्थान है और तीसरे स्थान पर हैती आता है। तो यह भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देख लेते हैं डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। यह जो है TUFTS विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल के द्वारा मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किया गया है और यह इसका तीसरा संस्करण है। यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूं। शीर्ष 3 देश कौन कौन है, तो शीर्ष 3 देश इसमें क्रमशः हैं चीन, अजरबैजान और इंडोनेशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, याद पूरा रटने की जरूरत नहीं है इसको। भारत का देखें तो भारत को जो है ब्रेकआउट इकोनॉमीज में रखा गया है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज उनको कहा जाता है जो बहुत तेजी से डिजिटल हो रही हैं और उनकी जो अर्थव्यवस्था है विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कंपटीशन करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमीज को कहा जाता है ब्रेकआउट इकोनॉमीज, जिसमें भारत को रखा गया है और भारत का स्थान जो है वह 4था है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। और कोरोना वायरस चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए यह जो है आपको याद होना ही चाहिए। यह जो है आपका लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की संस्था है जिसके द्वारा कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। और आपका भारत जो है वह इसमें 86वें स्थान पर है। 98 देशों में भारत जो है वह 86वें स्थान पर है और ब्राजील जो है वह इसमें अंतिम स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। शीर्ष 3 देश कौन कौन है, तो न्यूजीलैंड है, वियतनाम है और ताइवान है, जहां पर सबसे अच्छा से कोविड को मैनेज किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आगे देख लेते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो है वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा EIU के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान इस बार 10वां रहा है। और शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर आपका सिंगापुर, ताइवान और जापान है, ठीक है। तो यह भी जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ से संबंधित है, इसलिए मैंने इसमें रखा है, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे दी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वैसे इसमें बहुत सारे जो सूचकांक है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया है मैंने, वीडियो को पॉज करके और ये लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है।
स्पीडी से लिया है, झूठ क्यों कहूँ, स्पीडी से मैंने यह सीधा फोटो ले लिया है। और आप लोग स्पीडी का किताब आप लोगों के पास होगा तो इसको आप लोग रट भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दे दिया है कि इसमें से अधिकतर जो है मैंने बता दिया है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो तो निश्चित तौर पर बता दिया है, और बाकी भी जो है इसमें कुछ हैं इंडेक्स, अगर रटने की इच्छा हो, समझने की इच्छा ना हो तो आप रट सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और स्पीडी की किताब भी खरीद सकते हैं, एडुटेरिया से कम गलती उसमें मुझे मिली है। यह मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। सब अपनी अपनी जगह पर मेहनत करते हैं और सबका अच्छा किताब होता है। चलिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका लाइक और कमेंट ही बताता है कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं या नहीं, और आगे मुझे इस बारे में मेहनत करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो यह लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा, अपनी टिप्पणियां बताते रहिएगा, कुछ सकारात्मक आलोचना हो, कुछ नकारात्मक बात हो, कुछ अपने दिल की बात हो, कुछ समस्याएं हो तो अच्छा लगता है यार, कमेंट करते रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत से बहुत लोगों तक यह पहुंचना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक, जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतना मेरा उत्साह वर्धन होगा और उतना ही अच्छा से मैं वीडियो बना पाऊंगा आगे, ठीक है। तो यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से, कितने जोश के साथ मैं वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लाता हूं, ठीक है। तो मेरा प्रोत्साहन कीजिए, इससे आप ही का फायदा है, ठीक है। तो फायदे की बात सोचिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते एक बात और कह दूं कि जो आपका लूसेंट वाला जो सीरीज है उसका 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास और बायोलॉजी जो है वह, आधुनिक भारतीय इतिहास पूरा खत्म हो चुका है और बायोलॉजी भी जो है 75% खत्म हो चुका है। आज बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, कल सुबह आपका बायोलॉजी का वीडियो लास्ट दे दूंगा और बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। तो उस सीरीज से जरूर जुड़िए, जिनका भी खास करके एग्जाम है अगले महीने या फिर सितंबर वगैरह में एग्जाम है, सितंबर अक्टूबर में, वो तो निश्चित तौर पर वो वीडियो देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभदायक आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से फाइनली मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।